गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था और ब्रह्म समाज क्यों स्थापित हुआ। हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी जो थी, इस शताब्दी में जो भारतीय समाज है वह कई सामाजिक कुरीतियों से, अंधविश्वास से और रूढ़िगत जो आपकी रूढ़िवादी परंपराएं और प्रथाएं हैं इनसे ग्रसित हो गया था। ठीक है। और इन परंपराओं को जो विकसित करने का श्रेय है वो समाज को ही है। समाज ने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने की बजाय पुरोहितवाद के अंतर्गत पुरोहित ने जिस तरीके से चीजों को कन्वे किया उस तरीके से ही चीजों को मानना शुरू किया। और धीरे धीरे जो है वह प्रैक्टिस में आते आते ये जो प्रथाएं हैं ये लंबे समय तक जब आपके प्रैक्टिस की गई तो ये क्या बन गई, समाज में बहुत लंबे समय तक प्रचलित हो गई और समाज और धर्म के लोग इन्हें ही क्या मानने लगे, सही मानने लगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सती प्रथा, किसकी बात करते हैं हम, सती प्रथा की। तो जब आप सती प्रथा की बात करते हैं तो उस समय में 19वीं 20वीं सदी में भी जो है वो स्त्री आपके सती हो जाती थी। तो सती होने का मुख्य कारण क्या होता था, क्योंकि जब आपके किसी स्त्री का पति मरता था तो उस स्त्री के पति के मरने के बाद उस स्त्री को बहुत सारी चीजों की अनुमति नहीं होती थी। जैसे आप देखेंगे कि वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, उसे जो है वह आपके सिंदूर बनने की अनुमति नहीं होती थी, उसे गहने या आभूषण धारण करने की अनुमति नहीं होती थी, उसे किसी भी सामाजिक आयोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, वह आपके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में भाग नहीं ले सकती थी, उसे खाना बनाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है। और वह किसी भी जगह पर नहीं जा सकती थी, किसी आनंद पूर्ण उत्सव में भाग नहीं ले सकती थी। तो उसका समाज में पूर्णतः बहिष्कार किया जाता था और इस प्रकार का बहिष्कार किया जाता था कि वह जो है वो अपना संपूर्ण जीवन अब जो है इस नीरसता भरे व्यवहार में ही क्या करेगी, बिताएगी। तो उनको ऐसा लगता था स्त्रियों को कि इसके बाद जो है पति की मृत्यु के बाद जो है वह एक नर्क भरी जिंदगी जो है वह क्या होने वाली है, शुरू होने वाली है। क्योंकि इसके बाद जो उनका सामाजिक बहिष्कार होगा या इस तरीके से उनसे चीजें जो है उनके अधिकार जो है वो समाज छीन लेगा, उससे बेहतर ही क्या है, सती हो जाना। ठीक है। तो एक दूसरे तरीके की मौत में जीने से बेहतर क्या है, सती हो जाना। तो आप देखते थे कि स्त्रियां जो हैं कई बार स्वयं भी सती हो जाती थी कि ऐसे नर्क की जिंदगी जीने से बेहतर ही है कि पति की मृत्यु के बाद स्वयं भी मर जाओ। ठीक है। लेकिन इच्छा ना होने पर भी मरती थी, क्योंकि जब कुछ चीज की अनुमति ही नहीं है, आपको बहिष्कृत कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है हर जगह से, हर आयोजन से, जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है। और एक और बात कि उस समय में जो स्त्री है उसको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, आजीविका अर्जित करने का अधिकार नहीं था और स्त्री पूर्ण रूप से अपने पति पर ही निर्भर हुआ करती थी। इस कारण से किसी अन्य रूप में वह अपनी आजीविका या जीवन को चला नहीं पाती थी और जब सक्षम ही नहीं पाती थी स्वयं को तो वह सती होना स्वीकार कर लेती थी। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही 18वीं 19वीं शताब्दी की बात हम करें और ब्रिटिश लोग जो हैं वो आपके भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं और जब शिक्षा का प्रसार प्रसार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो महिला शिक्षा के भी प्रयास शुरू किए जाने लगते हैं और जब महिला शिक्षा के प्रयास शुरू किए जाते हैं तो महिलाएं भी शिक्षित होती हैं। आपको बता दूं कि महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में जब पहली बार महिलाएं अपने शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास पे आगे बढ़ी तो पुरुषवादी मानसिकता इतनी ज्यादा रिजिड थी कि उन्होंने बच्चियों को पढ़ने ही नहीं दिया, है ना। उन्होंने ये कहा कि यदि उनके पीछे दो आपकी मानसिकता थी पुरुषवादी। पहली मानसिकता यह है पुरुषवादी समाज की कि अगर स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो ये हमसे आगे निकल जाएगी, इसीलिए कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए तो महिला को अपने अधीन रखने के कारण पुरुषवादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें शिक्षित नहीं किया। दूसरी बात, दूसरा तर्क यह था या दूसरी मानसिकता यह थी कि यदि महिला और लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिखने के लिए विद्यालय जाएंगी
तो 4 से 6 घंटे, और उस समय में जब स्कूल थे तो वो आपके दूरी पर होते थे, तो काफ़ी दूरी पर होते थे, तो वहाँ पर जो है वो महिलाएं 7-8 घंटे भी लगेंगे। तो 5 से 6 घंटे जब स्कूल में बिताएंगी तो घर का काम कौन करेगा, ये मुख्य कारण था। क्योंकि उस समय में जो है वो काम अधिकांशतः कौन करती थी, घरेलू कार्यों को करने में दक्षता किसको थी, महिलाओं को। तो जब बच्चियां वहां स्कूल में जाकर पढ़ने लगेंगी तो घरेलू कार्यों को कौन करेगा। जबकि इसके पीछे मुख्य तर्क यह था, मतलब मुख्य तर्क तो यही है, इसके पीछे मानसिकता यह है, लेकिन पुरुषवादी सोच और पुरुषवादी समाज यह कहता था कि यदि महिलाएं स्कूल जाएंगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। क्योंकि अधिकांशतः जो स्कूल है वहां पर कौन पढ़ रहे हैं, आपके पुरुष पढ़ रहे हैं। तो पुरुषों के साथ अगर महिलाएं पढ़ने जाएंगी तो उनको ऐसा लगता था कि हमारी बच्ची जो है वो उन पुरुषों से क्या है, असुरक्षित है, इसलिए हम अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, इस मानसिकता से जो है वो बोलते ये थे पर तर्क कुछ अलग होते हैं। और आप देखते हैं कि महिला शिक्षा के प्रयास ही बहुत लंबे समय तक नहीं किए गए। महिला अशिक्षित थी, इसलिए अपने अधिकारों से क्या नहीं हो पाई, जागरूक नहीं हो पाई। और जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाई तो महिला सती हो जाती थी। परंतु जैसे जैसे आपके शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ साथ आपके पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। और जब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो इन पत्र पत्रिकाओं में भारतीय धार्मिक समाज की जितनी भी रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, परंपराएं हैं, इनका उन्मूलन करने के लिए विचार जो है वो बड़े धर्म सुधारक और महापुरुषों ने दिए। ठीक है, तो इनके पत्र पत्रिकाओं में जो विचार प्रकाशित होते थे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता था। तो जब ये पत्र पत्रिकाएं गांव गांव पहुंचने लगी, सबसे सस्ता माध्यम होता है पेपर या अखबार, सबसे सस्ता माध्यम होता है पत्रिका, क्योंकि ये सब लोगों के हाथ में है, सब इसे खरीद सकते हैं और सब इसे पढ़ सकते हैं। तो जब घर घर आपके पत्र पत्रिकाएं पहुंची तो लोगों ने इन महान पुरुषों के विचारों से क्या हुए, परिचित हुए। और जब ये परिचित हुए, समाज परिचित हुआ कि यार हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री को सती हो जाना चाहिए, पुरुष के बाद जो है वह स्त्री को जो है वो आपके शिक्षा लेने का जो है वो अधिकार नहीं है, या स्त्रियां जो है वो केवल क्या होती हैं, आपके घरेलू कार्य करने के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो जब इन सारी चीजों का आपके उल्लेख पढ़ा, ऐसा कहीं धर्म ग्रंथ में लिखा ही नहीं है कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में जब आपके लेख लिखे गए और महापुरुषों और धर्म सुधारकों ने अपने विचार व्यक्त किए तो धीरे धीरे स्त्रियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी। और जब वो जागरूक हुई तो उन्होंने सोचा कि हमें भी क्या करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो आप आगे चलकर आज देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो आपके महिलाओं ने भी इस दिशा में कदम उठाए और धीरे धीरे इन महिलाओं ने जो है वो स्त्री शिक्षा के भी क्या किए हैं, प्रयास शुरू किए। तो आज की क्लास में आज हमने यह जान लिया कि भारत में सती प्रथा जबरदस्ती भी कराई जाती थी और सती प्रथा एक स्त्री मजबूर होकर भी करती थी। ठीक है, क्योंकि दूसरे तरफ की नर्क की जिंदगी से बेहतर क्या है, स्वयं सती हो जाना। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है वो हमने आपके ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई। भारत में जो पुनर्जागरण है वह सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, उनके प्रयासों से किया गया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता अग्रदूत कहा जाता है, नव प्रभात का तारा और आपके अतीत और भविष्य के मध्य सेतु आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर राजा राम मोहन राय ने ये प्रयास 1814 से शुरू किए थे और 1814 से लेकर आपके कब तक उन्होंने ये प्रयास जारी रखे, आपके 1800 आपके 29 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उसके बाद वो कहाँ चले गए, आपके इंग्लैंड चले गए। ठीक है, और फिर 1833 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके बाद किया, राजा राम मोहन राय के बाद किया। इन्होंने 1839 में एक सभा की स्थापना करी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। क्या नाम था, तत्वबोधिनी सभा। ठीक, इस तत्वबोधिनी सभा का जो संचालन है वो आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस तत्वबोधिनी सभा में
डिस्कशन के दो आपके मुख्य उद्देश्य रखे। पहला कि भारतीय समाज में किस प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हैं, तो वो अंधविश्वास जो है वो आज भी जनता उनका अनुसरण क्यों करती है। दूसरी कि भारतीय समाज में कौन कौन सी रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। तो भारतीय समाज में जो जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जैसे कि बाल विवाह करना, जैसे कि दहेज प्रथा, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह का ना होना, कन्या भ्रूण हत्या का होना, ठीक है, तो ये जो है वो आपके रूढ़िवादी परंपराएं। और अंधविश्वास के अंतर्गत जैसे बिल्ली के रास्ता काटने पर जो है वह आप रास्ता पार नहीं करेंगे, इस प्रकार के अंधविश्वास। और आपके मृत्यु भोज करना और फिर ब्राह्मण को दान करना मृतक संस्कार के संदर्भ में, तो कई प्रकार के अंधविश्वास जो है वो प्रचलित थे। तो इन अंधविश्वासों और रूढ़िवादी प्रथाओं को किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए, इनके संदर्भ में प्रयास कैसे करना चाहिए, इसके संदर्भ में डिस्कशन तत्वबोधिनी सभा में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी तत्वबोधिनी सभा में धार्मिक चर्चाएं भी की जाती थी, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1839 में। और इसकी स्थापना किसने करी, आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो डिस्कशन होते थे, इस तत्वबोधिनी सभा के अंतर्गत जो भी डिस्कशंस होते थे, उन डिस्कशंस को और उसका जो एशेंस निकलता था, उसमें जो निर्णय लिए जाते थे, उनका प्रकाशन जो है वो किस पत्रिका में किया जाता था, तो आंसर है तत्वबोधिनी पत्रिका में किया जाता था। ठीक है, तो इस तत्वबोधिनी पत्रिका में इस पर विचार भी प्रकाशित किए जाते थे। और इसके अलावा इसी तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत का जो सामाजिक धार्मिक इतिहास के संदर्भ में हमारा गौरवशाली इतिहास था, भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का, उसको सुव्यवस्थित तरीके से प्रकाशित करने का श्रेय जो है वो किस पत्रिका में है, आपके तत्वबोधिनी पत्रिका में है। और किसको दिया जाता है, आपके देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो उन्होंने भारत के जो सामाजिक इतिहास है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो ख्याति है भारतीय धर्म और भारतीय समाज की, उसके इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करके इसमें प्रकाशित किया। किसमें, आपके तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, अब देवेंद्रनाथ ने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था ब्रह्म धर्म। क्या नाम था, ब्रह्म धर्म। तो ब्रह्म धर्म नामक इनका ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने देखा था कि ब्रह्म समाज जो है उसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह आपके उपनिषद को माना है। किसको माना है, उपनिषद को। तो चूंकि धर्म में एक समाज में एक प्रथा प्रचलित थी या एक अवधारणा प्रचलित थी कि जो आपके वेद हैं वे आपके मानव के द्वारा रचित नहीं है। कैसे रचित हैं, आपके देव रचित हैं। ठीक है, तो देव रचित हैं। तब यहाँ पर ये कहा गया कि जो वेद हैं वो अंतिम रूप से आपके प्रमाणित नहीं है, बल्कि आपके प्रमाणित रूप से अंतिम उपग्रह कौन है, आपके उपनिषद है। तो जो आपका ब्रह्म समाज है इसने उपनिषद को ही अंतिम रूप से प्रमाणित क्या माना है, धर्म ग्रंथ माना है। ठीक है, तो अंतिम रूप से प्रमाणित ग्रंथ किसको माना गया है, आपके उपनिषद को माना गया। किस समाज के द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि इसके बाद जो है वो लगातार आपके 1833 से 1856 तक, कब तक, 1833 से 1856 तक देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वो संभाली। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके बाद इनके सहयोगी हुए केशव चंद्र सेन। कौन हुए, आपके केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जो है वो इनके सहयोगी हुए और ये 1856 में के पहले से ही सहयोग कर रहे थे, परंतु मुख्य रूप से भूमिका निभानी 1856 से शुरू करी। और हम देखेंगे कि इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास किया। इसके अलावा ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रयास किया। किसने, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है ये अति उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इनका मानना यह था कि जो ब्रह्म समाज है इसे विश्व के प्रत्येक देश में फैलाया जाना चाहिए। ठीक है, इसे काफी उदार करना चाहिए। चूंकि आप जानते हैं कि जो आपके राजा राम मोहन राय हैं उनका मानना यह था कि हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया था। जैसे उन्होंने सूफी मत के रहस्यवाद को शामिल किया था, उन्होंने इस्लाम के एकेश्वरवाद को शामिल किया था। तो इनका मानना यह था कि इनको शामिल करने की बजाय ही क्या करिए, सभी धर्म के लोगों को इसमें क्या कर दीजिए, अनुमति दे दीजिए। तो केशव चंद्र सेन जो है ये आपके विभिन्न धर्मों की किताबों आदि का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत करवाने लगे, ब्रह्म समाज के अंतर्गत करवाने लगे। चूंकि ये जो ब्रह्म समाज है ये हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए लाया गया।
ठीक। और केशव चंद्र सेन जो है वो अन्य धर्मों की किताबों और उपन्यास तथा ग्रंथों का भी पठन पाठन इस धर्म के अंतर्गत करवाने लगे। तब इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर और आपके केशव चंद्र सेन के बाद। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि केशव चंद्र सेन के समय में ही ये जो आपका ब्रह्म समाज है इसकी शाखाएं पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश अन्य और भारत के अन्य और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में फैली। कहाँ कहाँ फैल गई? आपके मद्रास में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो आपके क्या हुआ, ब्रह्म समाज का जो आपके आइडियल्स थे या उनके जो आपके मूल सिद्धांत थे वे फैले। और जब ये फैले तो उन क्षेत्रों में भी नवीन तरीके से कुछ धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे आप देखेंगे एक वेद समाज का उदय होएगा, ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके दक्षिण भारत में उदित होगा। फिर इसके अलावा आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि ब्रह्म समाज का ही एक रूप उदित होगा जिसको आप प्रार्थना समाज के रूप में देखेंगे। तो इन सब चीजों को करने के प्रति या करने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्तित्व है वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों के माध्यम से ही ब्रह्म समाज बंगाल राज्य की परिधि से निकलकर भारत के अन्य राज्यों में फैला। ठीक है, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम केशव चंद्र सेन का यही है। दूसरी बात आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन जो हैं इन्होंने अपने विचार जो हैं 1841 में एक प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित किए जिसका नाम था द इंडियन मिरर। क्या नाम था? द इंडियन मिरर। तो द इंडियन मिरर जो है वो एक दैनिक समाचार पत्र था, यानी डेली आता था, और ये आपका अंग्रेजी भाषा में क्या होता था, प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में जो विचारधारा केशव चंद्र सेन की थी, इसके संदर्भ में जो लेख लिखे जाते थे सामाजिक रूढ़िवादिता, प्रथा, अंधविश्वास आदि के विषय में, उन पर कुठाराघात किया जाता था। आपके धर्म ग्रंथों के बारे में अच्छी चीजों का भी उल्लेख किया जाता था। आपके धर्म ग्रंथों के माध्यम से उन्हें प्रूव इन करने का प्रयास किया जाता था कि क्या है और कैसा प्रचलित है। ये सब जो है वो किस में लिखते थे? वो द इंडियन मिरर में लिखते थे। इसका प्रकाशन कब से शुरू किया? 1841 से। और किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रकाशित होता था। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व 1856 से करना आरंभ किया। और पहली बार किसके नेतृत्व में बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज की शाखाएं फैली? तो आंसर है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनकी जो विचारधारा है वो संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, यानी आपका उस समय का क्या था, आज का उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पंजाब और मद्रास में इनकी पहली बार शाखाएं खोली गई। ठीक, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन क्या हो गए, अलग हो गए। और उन्होंने 1865 में पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। और जब पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने इसे नाम दिया आदि ब्रह्म समाज। तो 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो 1866 में आदि ब्रह्म समाज की केशव चंद्र ने स्थापना कर दी। और उसके बाद आप देखेंगे 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद ये मुंबई गए और मुंबई में ये आत्माराम पांडुरंग से मिले। किसमें मिले? आत्माराम पांडुरंग से मिले। आत्माराम पांडुरंग ऑलरेडी वहां पर एक परमहंस सभा नामक जैसी संस्था की स्थापना कर चुके थे, परंतु वह संस्था अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई थी। वो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने लगी थी वह संस्था। तो फिर इन्होंने पुनः उस संस्था का फिर से रीऑर्गेनाइज करने में आत्माराम पांडुरंग की मदद करी और आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज के जो विचारधारा थे, ब्रह्म धर्म के जो आपके विचारधारा है उसके संदर्भ में परिचित हुए। और फिर प्रभावित होने के बाद आत्माराम पांडुरंग ने इनके निर्देशन से महाराष्ट्र में एक नवीन संस्था की स्थापना की जिसे प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि इनकी 1867 की जो विजिट है कहां पर, आपके मुंबई, जो कि आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, वहां पर इन्होंने किसकी स्थापना करने में सहयोग दिया? प्रार्थना समाज के स्थापना करवाने में सहयोग प्रदान किया। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद केशव चंद्र सेन कहाँ गए? इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड में इन्होंने विश्व धर्म की यानी जो ब्रह्म समाज था इसको एक वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प
लिया। 1871 में इन्होंने वेद समाज का गठन किया। ये जो वेद समाज है ये ब्रह्म समाज की एक शाखा है जो कि मद्रास में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? मद्रास में। तो वेद समाज जो है उसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है और यह भी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से क्या की गई थी? शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1871 में जो है वो वेद समाज को इन्होंने संगठित किया और किसको सहायता करी थी? तो आंसर है थारलू नायडू को। किसको सहायता करी थी? थारलू नायडू। तो थारलू नायडू के सही थे। थारलू नायडू ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से किसकी स्थापना करी? वेद समाज की स्थापना करी। कहां पर? आपके मद्रास में। ठीक है, तो जो आपके ब्रह्म समाज की मद्रास वाली शाखा है उसे वेद समाज के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्म समाज की महाराष्ट्र वाली शाखा को प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाएगा। दोनों ही शाखाएं किसके प्रयास से हुई? केशव चंद्र सेन के प्रयास। तो ये सब जो है वो आपके किसके काम है? केशव चंद्र सेन के प्रयास हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन ने 1868 में टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसर नामक एक संघ की भी स्थापना करी और 1870 में ये आपके हिंदू धर्म पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड गए, है ना। आपने आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद भी गए थे, है ना। कहाँ गए थे? आपके लंदन, है ना। तो लंदन में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वैसे ही आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन पहले गए। केशव चंद्र सेन पहले गए, स्वामी विवेकानंद तो अभी बाद में जाएंगे। ठीक है, तो हर बार होता था ना सम्मेलन, जो होते हैं लगातार होते हैं ना। तो पहले जो सम्मेलन हुआ जो आपके आयोजित हुआ कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो ये जो सम्मेलन है इसका नाम है हिंदू धर्म पुनरुद्धार, है ना। तो ये जो सम्मेलन था यहाँ पर वैश्विक स्तर पर धर्म के बारे में चर्चा की जाती थी। तो ये जो है वो हिंदू धर्म की तरफ से गए थे। किसकी तरफ से? हिंदू धर्म के प्रवक्ता बनकर गए थे कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कैसे करना चाहिए, उसमें जो कुरीतियां अंधविश्वास आदि आ चुके हैं उनको कैसे हटाया जाना चाहिए। तो हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में कौन गया? आपके इंग्लैंड गए। कौन गए? आपके केशव चंद्र सेन गए। और वहीं से लौटने के बाद इन्होंने एक और संस्था की स्थापना की जिसका नाम था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना इन्होंने कब करी? 1860 ईस्वी में करी। और फिर आप देखेंगे कि 1870 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना करी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी। और आप देखेंगे कि इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जो आपके फिर क्या था? आपका पहले साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था। क्या नाम था आपका? इंडियन मिरर। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। ठीक है, इसका भी प्रकाशन किसने किया? आपके केशव चंद्र सेन ने। फिर आप देखेंगे कि 1872 में केशव चंद्र सेन ने सरकार को एक ब्रह्म विवाह अधिनियम को क्या करवाने का प्रयास किया? कानूनी दर्जा दिलवाने का प्रयास किया और सरकार ने ब्रह्म विवाह को आपके कानूनी विवाह के रूप में मान्यता भी प्रदान की। ठीक है, इनके ही प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम को क्या मिला गया? आपके कानूनन रूप जो है वो प्रदान किया गया। ठीक, फिर हम देखेंगे कि सरकार ने इनके ही कारण या इनके ही प्रयासों के कारण 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट या जिसे हम क्या कहते हैं? सिविल मैरिज एक्ट, इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है जो कि 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, और जब 1872 में ये पारित किया गया तो इसके अंतर्गत लड़के की आयु न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई? 18 वर्ष और लड़कियों की आयु कितनी कर दी गई? 14 वर्ष। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपके नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ बहु विवाह प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से लागू किया गया? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लागू किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित? 18 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष और बहु विवाह प्रथा को भी क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के आपने काम देख लिए। फिर आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने 1878 में अपनी पुत्री जो कि इनकी बालिका 13 वर्ष की थी, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो बिहार में कूच बिहार के जो राजा थे अल्पवयस्क उनके साथ कर दिया। और जब अपनी पुत्री का विवाह अल्पवयस्क महाराजा के साथ कम आयु में कर दिया तो आप ही ने तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया, उसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित करी, लड़के की 18, और आपने अपनी बच्ची का ही क्या कर दिया? बाल विवाह कर दिया। तो इस कारण से जो संगठन में काम करने वाले ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने वाले अन्य लोग थे वे केशव चंद्र सेन के इस कृत्य से जो है वह आपके
हतोत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि जब आप ही इस समाज का, इस धर्म का प्रमुख होने के बावजूद भी आप अपने ही सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो आप जनता को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? जनता तो आपसे, आपके ऊपर ही क्या करेगी? प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी कि हमसे कहते हैं कि 14 वर्ष के पहले बच्चों का विवाह नहीं करिए और खुद की बच्ची को अगर अच्छा रिश्ता आया तो आपने विवाह कर दिया। तो इस कारण से आपने जो है वो आदि ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन स्वयं किया है, इसीलिए हम अब आपके साथ जो है वो इस संस्था में रहना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार के वैचारिक मतभेद के कारण जो आपके आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री हैं, इन्होंने एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उसे नाम दिया साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो कब हुआ? आपके 1878 में हुआ। और इसकी स्थापना किसने करी? शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कौन हैं? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, ये सब केशव चंद्र के शिष्य ही थे और इन्होंने एक अलग साधारण ब्रह्म समाज की क्या कर ली? स्थापना कर ली। ठीक है, अच्छा, इस ब्रह्म समाज के प्रयास से ही हिंदू कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और उस हिंदू कॉलेज में लगातार जो है वो आपके लोग या बच्चे, बालक बालिकाएं आदि वहां पर क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेगा, हिंदू कॉलेज वगैरह की स्थापना। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो आपका ब्रह्म समाज के प्रमुख नेतृत्वकर्ता आपने पढ़ लिए हैं। आज आपने पहला पढ़ा है देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा पढ़ा है आपने केशव चंद्र सेन और तीसरे हैं आपके आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, तो ये ही प्रमुख प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। आपने दो धर्म और पढ़ लिए, एक आपने पढ़ा आदि ब्रह्म समाज और दूसरा आपने पढ़ा साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रयास से यही ब्रह्म समाज भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचा। तो हम देखेंगे कि अब भारत में जो है वो ब्रह्म समाज कहां कहां पहुंचा और किस किस नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका प्रयास से महाराष्ट्र में पहुंचा था। कहां पहुंचा था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपके आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। कौन कौन? आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये तीनों को इन्होंने ब्रह्म समाज की मूल विचारधारा से के बारे में बताया। फिर इन लोग जो हैं उनके दिशा निर्देशों से काफी प्रभावित हुए और उसके बाद इन तीनों ने जो है वो महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज की एक शाखा खोली और उसका नाम दिया गया प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा, आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। एक शाखा जो है वो आपके मद्रास में खोली जाएगी और मद्रास में ब्रह्म समाज का जो केंद्र खोला जाएगा उसे वेद समाज के नाम से जाना जाएगा और यही वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाएगा, जो आपके थारलू नायडू जो हैं इसके क्या होंगे? संस्थापक होंगे। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे कि पंजाब वाले क्षेत्र में, तो पंजाब में दयाल सिंह प्रन्यास, क्या नाम है? दयाल सिंह प्रन्यास। तो पंजाब में ब्रह्म समाज का जो आपकी विचारधारा थी इसके प्रचार प्रसार का काम दयाल सिंह प्रन्यास के द्वारा किया गया था और इसके लिए इन्होंने दयाल सिंह जो प्रन्यास है इन्होंने 1910 में यानी 1910 ईस्वी में दयाल सिंह काजिल खोला था। ठीक है, जो कि पंजाब में ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता था। ठीक है, तो तीन क्षेत्र में आप देखेंगे क्या? ब्रह्म समाज की शाखाएं। तो पहली शाखा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मद्रास वाली। कौन सी वाली? मद्रास। तो मद्रास में जो ब्रह्म समाज की शाखा खोली गई उसका नाम है वेद समाज। क्या नाम है? वेद समाज। और इस वेद समाज की स्थापना जो आपके मद्रास में की गई थी इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे के श्री धारलू नायडू। कौन थे आपके? के श्री धारलू नायडू। ठीक है, तो एक्चुअल में वो THAR से है, तो धारलू या थारलू आप जो भी लिखना चाहें। तो के श्री धारलू नायडू जो है वो आपके दक्षिण भारत में वेद समाज के क्या है? संस्थापक हैं, जो किसकी विचारधाराओं का अनुसरण करता है? ब्रह्म समाज की, जो बंगाल वाली है। किससे प्रभावित थे ये? केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखेंगे कि के श्री धारलू नायडू या थारलू नायडू के अन्य सहयोगी थे वी राजगोपाल चारलू, पी सुब्रमण्यम सेट्टी, विश्वनाथ मुदालियर,
इन सभी ने भी वेद समाज को क्या किया, आगे बढ़ाया और उसमें अपना सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, इस वेद समाज का उद्देश्य भी क्या था कि समाज में जाति के आधार पर जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, इन भेदभाव को समाप्त करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपके वेद समाज के क्या हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वेद समाज के बाद जो है आपके महाराष्ट्र में जिस समाज की स्थापना हुई उसे प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के बारे में काफी डिटेल्स में हमको पढ़ना है। प्रार्थना समाज जो है वो महाराष्ट्र में आपके केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की एक शाखा खोली गई थी। जैसे ब्रह्म समाज के उद्देश्य और कार्य थे वैसे ही कार्य प्रार्थना समाज के लोगों ने किए। ठीक है, तो प्रार्थना समाज अधिक विस्तारित हुआ, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना है प्रार्थना समाज। तो जब आप प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज जो है ये ब्रह्म समाज की विचारधारा का महाराष्ट्र में प्रयास है। किसका विचार है, ब्रह्म समाज की विचारधारा का महाराष्ट्र में किया गया प्रचार प्रसार है। ठीक, किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था, ये पता ही है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती संस्था क्या, जैसे आपके ब्रह्म समाज की एक पूर्ववर्ती संस्था थी आत्मीय सभा। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं कि क्या ये प्रार्थना समाज जो है इसकी भी कोई पूर्ववर्ती सभा संस्था थी, तो आंसर है हाँ। पहले ये इस प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती संस्था थी परमहंस सभा। क्या थी, परमहंस सभा। तो ये परमहंस सभा जो थी इसको शुरू करने का श्रेय आपके बाल कृष्ण जयकर, आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग को है। किसको किसको है, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। इन तीन लोगों ने जो है 1849 ईस्वी में परमहंस सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना करी, परमहंस सभा। और जब 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी तब इस परमहंस सभा की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे कि ये एकेश्वरवाद का क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर पे आस्था रखना, उसके प्रति क्या करना, पूर्ण समर्पण रखना। किसकी विचारधारा थी आपके, एकेश्वरवाद। ठीक है, परंतु आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या था आपका, बहुदेववाद था। क्या था आपका, बहुदेववाद। तो बहुदेववाद को हटाकर किसका प्रचार प्रसार किया गया, एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद का समर्थन और धर्म सुधार का इन्होंने भी समर्थन किया। इन्होंने इस सभा के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाई, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुविवाह का क्या किया, विरोध किया, और कई अन्य सामाजिक बुराइयों को हिंदू धर्म से दूर करने का प्रयास किया। तो प्रारंभिक रूप से ये जो है वो मुख्य अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये जो परमहंस सभा थी ये अपने मूल उद्देश्य से भटक गई और ये ईसाईयत का प्रचार प्रसार करने लगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ईसाई धर्म का समर्थन करने लगी और ईसाईयत का क्या करने लगी, प्रचार प्रसार करने लगी। जब ये ईसाईयत का प्रचार प्रसार करने लगी तो परमहंस सभा की जो दिशा निर्देश थे उनको मानने से लोग जो है वो विहीन हो गए और उन्होंने उनका मानने से अब क्या नहीं मानते थे अब, और इसका अनुसरण करना और इसमें शामिल होना अब बंद कर दिया। तो परमहंस सभा 1849 से 1867 तक, कब तक, 1849 से 1867 तक। तो हम देखेंगे 1849 से 1867 तक रहेगी, लेकिन 1849 से कुछ समय तक काम करेगी और जब ईसाईयत धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी तो अपने मूल उद्देश्य जो हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों का दूर करना और हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करना, ये जो मूल उद्देश्य था इससे भटक गई और फिर इसका अस्तित्व क्या हो गया, कमजोर हो गया। तब 1867 में जब आपके केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र की यात्रा पर जाते हैं तो इसी परमहंस सभा के संस्थापक सदस्य आत्माराम पांडुरंग से मिलते हैं और फिर से इस परमहंस सभा को रिजुविनेट करने का काम केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। और उनके प्रयासों से जब हुआ तो इस परमहंस सभा का नाम बदलकर प्रार्थना समाज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का पूर्ववर्ती संगठन क्या है, परमहंस सभा। इसका गठन कब हुआ, 1849 में, लेकिन प्रार्थना समाज का गठन कब होगा, 1867 में। यहां तक की बात है क्लियर, ठीक। अब जब यहां पर आप देखेंगे केशव चंद्र सेन का महाराष्ट्र में आगमन हुआ और वे आत्माराम पांडुरंग से क्या होते हैं, मिलते हैं, तब दोनों के संयुक्त प्रयास से जो ये परमहंस मंडली या परमहंस सभा है इसका परिवर्तन किसमें कर दिया जाएगा, प्रार्थना समाज में कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो अब इस प्रार्थना समाज की क्या हो जाएगी? स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। इसको कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र, या अगर हम बात करें बंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपके? आत्माराम पांडुरंग। एन.जी. चंद्रावरकर, कौन है आपके? एन.जी. चंद्रावरकर और महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। इस प्रार्थना समाज का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय महादेव गोविंद रनाडे जी को। किसको है? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा इसका क्या किया है? इस प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में वास्तव में ब्रह्म समाज की ही क्या थी? एक शाखा थी। तो महादेव गोविंद रनाडे के प्रयास से इसका क्या हुआ? सर्वाधिक प्रचार प्रसार। सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे ने किया। और इसके अनुयायियों ने ही इसे एक नवीन धर्म या हिंदू धर्म के बाहर, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रार्थना समाज है, जैसे आपने देखा कि बंगाल में ब्रह्म समाज को या ब्रह्म धर्म जो है उसे हिंदू धर्म से इतर एक नया धर्म माना जाने लगा था। किसके कारण? केशव चंद्र सेन के कारण। और वो कहने लगे थे कि हम जो है इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करके एक पूरा अलग ही धर्म के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो केशव चंद्र सेन के जैसा जो ब्रह्म समाज बंगाल में स्थापित हुआ, वैसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। प्रार्थना समाज के लोगों ने कहा कि हमारा समाज हिंदू समाज के अंदर आने वाला एक समाज है। किसके अंतर्गत आने वाला? हाँ। तो इनका मानना था कि अगर ये हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज का सर्कल है अगर, तो हमारा जो प्रार्थना समाज है ये इसके अंदर आता है। ठीक है। तो हम जो है वो हिंदू समाज से अलग नहीं मानेंगे इसको, हिंदू समाज का ही भाग है। क्या आपका? प्रार्थना समाज। और बोले ये इसलिए गठित हुआ है क्योंकि हिंदू समाज की जो सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास आदि, हम उसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। ठीक है। तो प्रार्थना समाज का कहना था कि ये कोई नवीन धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के बाहर या किसी नवीन मत के अनुयायी के रूप में हम इसे नहीं मानेंगे। ये केवल हिंदू धर्म के अंदर किया जाने वाला एक आंदोलन है ना। तो हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए जाने वाले आंदोलन के रूप में प्रार्थना समाज ने खुद को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई नया धर्म नहीं चलाया है, क्योंकि धर्म चलाने के लिए तो बहुत बड़े स्तर पर उसके धार्मिक सिद्धांत और ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसका बाह्य स्वरूप कैसा होगा, उसका आंतरिक स्वरूप कैसा होगा, उसके नियम क्या होंगे, कानून क्या होंगे, कैसे अनुपालना की जाएगी, ये सब निर्धारित करना होता है। और हम हिंदू धर्म से इतर इसे ले जाना नहीं चाहते। हम हिंदू धर्म के भीतर ही हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास आदि को दूर करके हम हिंदू धर्म में इनको दूर करने के आंदोलन के रूप में प्रार्थना समाज को स्थापित करना चाहते हैं। तो प्रार्थना समाज को हिंदू धर्म का ही भाग किस समाज के लोगों ने माना है? प्रार्थना समाज के लोगों ने। उन्होंने इसे हिंदू धर्म से अलग मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस धर्म का मत था कि ईश्वर का सच्चा प्यार जो है उसके किस में है? मनुष्यों की सेवा में। ठीक है। तो मनुष्यों की सेवा में ही ईश्वर क्या करते हैं? आपको सच्चा प्यार देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रारंभिक दौर में एन.जी. चंद्रावरकर और आपके आर.जी. भंडारकर, इन दोनों ने प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किया। लेकिन हम देखेंगे कि 1869 स्थापना कब हुई? 1867 में। और 2 साल बाद आपके कौन आ गए? महादेव गोविंद रनाडे। तो जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, इन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य किया। किन्होंने? महादेव गोविंद रनाडे ने। तो महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य किया। इसीलिए इन्हें, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका महाराष्ट्र है ये कहाँ आता है? आपके भारत के वेस्ट वाले हिस्से में आता है ना। कहाँ आता है? वेस्ट में। तो आप देखेंगे कि इन्हें पश्चिमी भारत में, कहाँ पर आपके? पश्चिमी। तो पश्चिमी भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आप संपूर्ण भारत का मानेंगे तो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। यदि पूर्वी भारत का बोलेंगे तो राजा राम मोहन राय। लेकिन पश्चिमी भारत का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? महादेव गोविंद रनाडे को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने प्रार्थना समाज के माध्यम से ब्रह्म समाज की ही विचारधाराओं का क्या किया है? प्रचार प्रसार और अनुसरण किया है, और उन्हीं सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर किया। इसलिए इन्हें पश्चिमी भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत
कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी जो मेधा शक्ति थी वो इतनी अधिक थी कि तीक्ष्ण मेधा शक्ति, मेधा यानी बुद्धि, इसकी शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सोक्रेटिस या महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है, अब महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज के अंतर्गत कई संस्थाओं का गठन किया। ठीक, जिसमें से पहली संस्था जो है वो है आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आपको पता है कि महाराष्ट्र जिस वाले क्षेत्र में है आज, इस वाले पठार को क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। तो यहाँ पर जो एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई उसका नाम क्या रखा गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई। कहाँ? पुणे में। और कब की गई? 1884 में की गई। ठीक है, तो 1884 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद 1891 में गोविंद रानाडे जी ने दूसरी संस्था का गठन किया और उस संस्था का नाम है विधवा पुनर्विवाह संघ। इस संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, तो एक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो कि पुणे में स्थापित की गई और दूसरा है आपका विधवा पुनर्विवाह संघ या विडो रीमैरिज एसोसिएशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1891 में महाराष्ट्र में की। ठीक है, अब महाराष्ट्र में इन्होंने प्रार्थना समाज के तत्वाधान में एक आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से चलाया जाना जाता है। याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन कई बार आपको पढ़ने मिलेगा और अलग अलग बार में अलग अलग। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का शुद्धि आंदोलन अलग है। यहाँ पर आप जिनका पढ़ रहे हैं किनका? महादेव गोविंद रानाडे जी का। इनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन प्रार्थना समाज के अंतर्गत है और प्रार्थना समाज हिंदू समाज के अंतर्गत है या हिंदू धर्म के अंतर्गत है। तो ये जो प्रार्थना समाज है इसने लोगों को सामाजिक बुराइयों, सामाजिक बुराई क्या है? मद्यपान करना, तो मद्यपान करने पर क्या लगाई? रोक लगाई। सामाजिक विवाह कुरीति क्या है? बाल विवाह को रोकना, फिर आपके फिजूल खर्ची को रोकना और नृत्य आदि मनोरंजन के कार्यों में लिप्त रहना। ठीक है, तो इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया, इन चीजों से लोगों को दूर करने का प्रयास किया और बोले कि आप अगर मद्यपान नहीं करते हैं, नृत्य निषेध करते हैं, बाल विवाह नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से आप क्या हो चुके हैं? शुद्ध हो चुके हैं। और इसी को क्या माना गया? फिर शुद्धि आंदोलन का माना गया। ठीक है, शुद्धि किससे? समाज की और धर्म की शुद्धि किससे? सामाजिक बुराइयों से। जैसे हम कहते हैं हम शुद्ध कब हो जाते हैं? जब हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर देते हैं। तो समाज या धर्म कब शुद्ध हो जाता है? जब आप उसकी सामाजिक कुरीतियों को दूर कर देते हैं। तो मद्यपान, नृत्य और आपके फिजूल खर्ची और बाल विवाह को करना, ये सब क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। इनको दूर करके हिंदू धर्म और प्रार्थना समाज दोनों को शुद्ध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे महादेव गोविंद रानाडे ने क्या नाम दिया? शुद्धि आंदोलन नाम दिया। ठीक है, तो गोविंद रानाडे जी के द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या हैं? मद्यपान निषेध, बाल विवाह को रोकना, फुजील खुर्ची को रोकना और नृत्य निषेध। ठीक है, तो ये इनके शुद्धि आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि महादेव गोविंद रानाडे ने जो दो संस्थाएं स्थापित करी हैं, इसमें पहली संस्था है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो ये महिला शिक्षा पर आधारित थी। यहाँ पर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1884 में इन्होंने इसकी स्थापना पुणे में की। दूसरी संस्था जो है वो महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह संघ। क्या है आपके? महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह संघ। तो इसकी स्थापना 1891 में महाराष्ट्र में करी थी। अच्छा, क्यों की थी? ताकि जो आपके सती प्रथा है, चाहे मजबूर होकर की जाए और चाहे जबरदस्ती करवाई जाए, दोनों स्थिति पर जो महिला आपके सती होने से रोकी गई है, वह महिला का जीवन ही नर्क स्वरूप हो जाता था। उसे बहुत सारी चीजों को करने की क्या होती थी? मनाही होती थी। तो उन महिलाओं को उनके परिवारजनों से दूर लाकर कहां पर उनको एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का मौका दिया जाता था? इस एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह संघ के द्वारा दिया जाता था, जिसकी स्थापना 1891 में महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा की गई। ठीक है, अच्छा, ये जो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं, इन्होंने अछूतों के उद्धार का काम किया, दलितों, पीड़ितों, इनकी दशा को सुधारने के लिए भी काम किया। इन्होंने यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि स्त्रियां जब सुबह के टाइम स्कूल जाती थी तो सुबह के टाइम उनके घरों में क्या होते थे? काम होते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम स्त्रियों के लिए जो है वो रात्रि पाठशालाएं खुले कि कम से कम रात में आ जाएं। स्त्रियां जब आपके सुबह के टाइम स्कूल जाती थी तो आप लोग जानेंगे कि सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना, भारत की पहली
महिला शिक्षिका कौन है आपकी? सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में जब उनका आप शिक्षा का संघर्ष पढ़ेंगे तो वो एक दलित महिला थी, और आप देखेंगे कि जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। ठीक है, तो वो क्या करती थी, उन्होंने इतना संघर्ष पूर्ण अपना शिक्षा को व्यतीत किया कि उनके ऊपर लोग जो है वो बड़ी मात्रा में गोबर फेंक दिया करते थे ताकि वो स्कूल ही ना जा पाए। तो उनकी पूरी ड्रेस या टायर खराब हो जाता था, इस कारण से वो प्रतिदिन अपने बस्ते पर 2 ड्रेस लेकर जाती थी। तो पहले वो खराब हो जाती थी, फिर वो अपने स्कूल जाती थी, उस ड्रेस को चेंज करती थी और फिर बैठती थी। तो इस तरीके से बड़ी संघर्षमयी पढ़ाई जो है उस दौर की महिलाओं ने शुरू की थी। तो वैसा ही संघर्ष जो महिलाओं को देखने मिलता था, वो दिन के समय में महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने के लिए पुरुषवादी समाज इस तरीके की कई गतिविधियों का सहारा लेता था। तो महादेव गोविंद रनाडे जी जो हैं, उन्होंने स्त्रियों के लिए रात्रि पाठशालाओं की स्थापना करी। ठीक है, तो हम देखेंगे रात्रि पाठशालाएं बनाई गई, विधवा के लिए विधवा आश्रम खोले गए, और इस तरीके से उन्होंने अछूतों, दलितों, पीड़ितों, विधवा और बच्चियों, इन सभी के लिए कई कल्याणकारी संस्थाओं की भी स्थापना की। और इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र में काफी आपके विस्तारित कर दिया। ठीक है, तो इतने काम किसके? आपके महादेव गोविंद रनाडे जी के। ठीक, अब यहाँ पर वापस आते हैं प्रार्थना समाज में। तो प्रार्थना समाज के जो लोग हैं, इन्होंने हिंदू रूढ़िवादियों से टक्कर लेने की बजाय किस पर बल दिया कि भाई शिक्षा पर बल दो, और जो लोग अपनी रूढ़िवादी प्रथाओं पर क्या हुए हैं, अडिग हैं, उनको समझाने पर क्या करिए, बल दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो की बात अंतरजातीय विवाह, तो अंतरजातीय विवाह करने की मनाही या जातिगत भेदभाव बहुत अधिक बढ़ गए थे, जातिगत छुआछूत बहुत अधिक बढ़ गए थे। तो इसके अंतर्गत तर्क आदि का सहारा लेकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, उनकी रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है, प्रार्थना समाज के क्या क्या उद्देश्य हैं? सेम टू सेम ब्रह्म समाज जैसी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जाति पाति का क्या किया गया, विरोध, और जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया। ठीक है, इनका कहना था कि धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से क्या करवाया जाए, मुक्त करवाया जाए। ठीक, पुरुष और स्त्रियों की विवाह की आयु को क्या करना, बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का विरोध किया, हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना, और एकेश्वरवाद के माध्यम से एक ही ब्रह्म की उपासना पर बल देना। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य सभी लोग, आप लोग भी परिचित है, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, एकेश्वरवाद का मत, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, बालक और बालिकाओं दोनों की आपके विवाह आयु को वृद्धि करना। यही सब किसके भी उद्देश्य थे, आपके प्रार्थना समाज के भी उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये सब प्रार्थना समाज के क्या है, उद्देश्य। अब महादेव गोविंद रनाडे जी जो हैं, उनके साथ साथ जो रमाबाई रनाडे हैं, कौन है आपके, रमाबाई रनाडे, इन्होंने भी जो आपके काम किए हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि महादेव गोविंद रनाडे जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, आपके रमाबाई रनाडे, और इन्होंने भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है, मुख्यतः रमाबाई रनाडे जो हैं वो महादेव गोविंद रनाडे जी के सहयोग से भी काम करती थी, और उसके बाद जब महादेव गोविंद रनाडे जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने प्रार्थना समाज की बागडोर संभाली और बहुत अधिक काम किया। किन्होंने, रमाबाई रनाडे ने। तो आप देखेंगे कि अपने पति महादेव गोविंद रनाडे की प्रेरणा से और उनके सहयोग से रमाबाई रनाडे ने कई संस्थाओं की क्या करी है, स्थापना। ठीक, पहली संस्था का नाम है आर्य महिला समाज। क्या नाम है, आर्य महिला समाज। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की। 1889 ईस्वी में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शारदा सेवा सदन की स्थापना की। किसकी स्थापना करी, शारदा सेवा सदन। शारदा सेवा सदन की स्थापना 1889 में की, और 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना करी। ठीक, फिर तीसरी संस्था जो है वो है 1909 में इनके द्वारा स्थापना की गई, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्हें स्वरोजगार दिया जाए, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई उसका नाम है पूना सेवा सदन। तीनों ही संस्थाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पूना सेवा सदन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को स्वरोजगार देकर उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, उनकी आजीविका और रोजगार के साधनों का सुनिश्चितीकरण किसके माध्यम से, पूना सेवा सदन के माध्यम से। पूना सेवा सदन की स्थापना कब हुई, 1909 में हुई। ठीक है, किसके प्रयास से,
रमाबाई रनाडे जी के प्रयास से। ठीक है। जो दूसरी संस्था आपने अभी पढ़ी शारदा सेवा सदन, क्या है आपकी? शारदा सेवा सदन। तो शारदा सेवा सदन की स्थापना क्यों की थी? बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि आप जानेंगे कि शारदा सेवा सदन में जो पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता था कि जब बच्चियां या जो महिलाएं हैं वो पढ़ने जाती हैं तो पुरुष पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पुरुष। तो अक्सर जो लोग हैं वो कहते थे कि पुरुष पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चियों को नहीं भेजेंगे। तो इन्होंने विशेषतः यहाँ पर यह प्रयास किया कि अधिकांश संख्या में जो महिलाएं पहले शिक्षित हो गई हैं उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर रोजगार भी मिल जाएगा और वही महिलाएं जो है वो महिलाओं को क्या करेंगी? शिक्षित करेंगी। तो जो समाज अभी पुरुष शिक्षक के पास अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहता है वह समाज क्या करने लगेगा? आपके स्त्री महिला शिक्षा के माध्यम से कम पढ़ाने तो भेजने लगेगा और महिलाएं क्या होने लगेंगी? शिक्षित होने लगेंगी। तो यहाँ पर जो आपके शारदा सेवा सदन है इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा। कब स्थापित हुआ? 1889 में। और जो आपकी संस्था है क्या? आपके आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना कब करी? 1881। तो 1881 में आर्य महिला समाज, 1889 में शारदा सेवा सदन, मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा। और 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये सारी संस्थाओं का गठन किसके द्वारा किया गया? रमाबाई रनाडे के द्वारा। और रमाबाई रनाडे किसकी पत्नी थी? महादेव गोविंद रनाडे जी की पत्नी थी। ठीक है। तो उनके सहयोग से इन्होंने काफी काम किया। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रार्थना समाज ने भी कुछ संस्थाओं का गठन किया। ठीक है। तो प्रार्थना समाज ने दलितों उद्धार और अछूतों उद्धार पर भी काम किया है। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास जो है वो आपके प्रार्थना समाज के द्वारा किए गए और इसी प्रयास के अनुक्रम में प्रार्थना समाज ने कुछ संस्थाओं की स्थापना करी। पहली संस्था जो है वो है आपके दलित जाति मंडल, जिसे डिप्रेस्ड क्लास्ड मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी संस्था जो है वो है आपकी समाज सेवा संघ। ठीक है। सोशल सर्विस लीग के नाम से जाना जाता है। और तीसरी संस्था जो है वो है आपके दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन संस्थाएं, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा, ये सभी प्रार्थना समाज के द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से उन्होंने प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को पूरा करने का जिम्मा या प्रयास किया। ठीक है। तो ये आपका था कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। ठीक है। प्रार्थना समाज जो है इसने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार की क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और भारत में जो हमारा हिंदू धर्म है इस धर्म में जो भी सामाजिक बुराइयां थी इनको दूर करने के लिए सुधारवादी रवैया अपनाया है। यानी इनका कहना था कि धर्म में सुधार अपेक्षित होते हैं, समय समय पर हम उनको सुधार कर धर्म को फिर से प्रगतिशील बना सकते हैं और हम फिर से धर्म को आपके एक नवीन रूप में ला सकते हैं। तो इनका काम था कि इन्होंने कहा कि भाई बुराइयों के प्रति कौन सा रवैया अपनाएंगे? हम सुधारवादी रवैया। और हम उस धर्म में क्या करेंगे? अच्छाइयों को उभारेंगे। क्या करेंगे? अच्छाइयों को उभारेंगे। ठीक है। अच्छाइयों को उभाकर जो उस समय में तत्कालीन समय पर जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य सभ्यता को जो है वो हिंदू धर्म पर सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि यदि हम अपने धर्म की, हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों को दूर कर दें और उसमें हम पुनः अच्छाइयों का सम्मिलन कर दें तो उससे बड़ी कोई सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हो ही नहीं सकती। तो इन प्रयासों के माध्यम से प्रार्थना समाज ने जो पाश्चात्य धर्म और संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता है उसे तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है। एक और बात कि इन्होंने भारतीय सभ्यता को पुनः उसके पुराने स्थान पर स्थापित करने में क्या दी? सहायता दी। और आगे जो संगठन स्थापित होंगे उसके लिए बेस का काम करेगा आपका कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज ने कई सुधारवादी कार्य किए। ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्रार्थना समाज के बारे में आपने पढ़ा। अच्छा, यही जो आपके महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है इसमें एक प्रमुख व्यक्तित्व और पढ़ लीजिए प्रार्थना समाज के साथ ही, अलग से उनको नहीं पढ़ाएंगे। तो यहीं पर एक चीज और पढ़ लीजिए जिनका नाम है प्रोफेसर डी.के. कर्वे। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर डी.के. कर्वे। तो जो प्रोफेसर डी.के. कर्वे हैं इन्होंने 1899 में, कब? 1899 में पूना में विडो होम या विधवा आश्रम की क्या करी थी? स्थापना करी थी प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। और 1906 ईस्वी में जो आपके प्रोफेसर डी.के. कर्वे हैं इन्होंने इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय 1906 में स्थापित किया गया।
और किसके प्रयासों से स्थापित किया गया था? प्रोफेसर डी के कर्वे के प्रयासों से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय है, भारत की पहली इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ खोली गई थी? आपके महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको है? प्रोफेसर डी के कर्वे को। ठीक है, कब खोली गई थी? तो आंसर है 1906 में। ठीक है, और 1899 में इन्होंने विडो होम यानी विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो डी के कर्वे के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया? तो आपको ध्यान रखना है कि आज आपने जो ब्रह्म समाज है उसके बारे में पढ़ा कि आपके राजा राम मोहन राय के बाद किसने आपकी भूमिका निभाई? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने। और उन्होंने जो ब्रह्म समाज बनाया वो आदि ब्रह्म समाज था। फिर साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, है ना, इनके प्रयासों से। ठीक, फिर इसके बाद आपने देखा कि ब्रह्म समाज की शाखाएं भारत में विस्तारित हुई, और भारत में विस्तारित होने वाली शाखाएं जो थी वो पंजाब में, संयुक्त प्रांत में, महाराष्ट्र और मद्रास में थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित और प्रसारित होने वाली दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है आपके मद्रास वाली, जिसे वेद समाज के नाम से जाना जाता है, और दूसरी शाखा है महाराष्ट्र वाली, जिसे प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रार्थना समाज ऑलरेडी एक संस्था के रूप में सुगठित था, जिसका नाम था परमहंस मंडली। तो उसी परमहंस मंडली का रूप परिवर्तित करके उसे प्रार्थना समाज का रूप दिया गया था। किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और फिर यही प्रार्थना समाज जो है, इसे पश्चिमी भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। जो वेद समाज है उसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। वेद समाज में थारलू नायडू का मुख्य काम है, आपके महाराष्ट्र वाले में आत्माराम पांडुरंग, और सबसे महत्वपूर्ण महादेव गोविंद रनाडे और उनकी पत्नी रमाबाई रनाडे, इनके जो है वो मुख्य काम। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से आज आपकी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, प्रार्थना समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, थैंक यू।